पिछले 5 महीने के अंदर में जो मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 वो लगभग 18.5% नीचे गिर चुका है केवल 5 महीने के अंदर में। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी के टाइम में जो मिड कैप 150 का पी रेशियो है वो 45 से घट के अभी के टाइम में लगभग 34 पे आ चुका है। अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 का हिस्टोरिकल पी चेक करेंगे तो 1 महीने 3 महीने 6 महीने और 1 साल के अंदर में अपने एवरेज से लो पे आ चुका है। 1 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 39 का है, अभी के टाइम में 34 पे आ चुका है। बट 2 साल और 5 साल के अंदर में अभी भी एवरेज से ज्यादा है। 2 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 32 का है एंड 5 साल का एवरेज पी केवल 30 का है, अभी के टाइम में 34 पे चल रहा है। आज के समय में स्टॉक मार्केट के अंदर एक पर्सन बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं जिनका नाम है यस नरेन। यस नरेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। इन्होंने एक बात बोली थी अभी कुछ टाइम पहले कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर बैठ के इसी स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे कि कोई आके मेरे को ऐसा बोल दे कि मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल दो और मैं पैसा निकालना स्टार्ट कर दूंगा। इसीलिए अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में दबा के सेलिंग चल रही है। बहुत सारे लोग तो डर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इतना बड़ा जब इंसान आके बोल सकता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसे निकाल लो तो मैं क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी करूं, लमसम करूं। अरे भाई, उन्होंने वो बात आपके लिए नहीं बोला था, उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स के लिए बात नहीं बोली थी। उन्होंने वो बात केवल उस इन्वेस्टर के लिए बोली थी जो केवल 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं मिड कैप में स्मॉल कैप में। उनके लिए वो बात बोली थी कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल जाना चाहिए क्योंकि 1-2 साल के अंदर में या 3 साल के अंदर में मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न बिल्कुल भी नहीं बनता है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 3 साल तक माइनस में रहे, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने बात बोली थी कि आपको अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप से निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पे आज के टाइम में ये नौबत आ चुकी है कि यस नरेन ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मोतीलाल ओसवाल को सामने आना पड़ा है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक पूरा का पूरा अपना डेटा लॉन्च कर दिया है, पूरा का पूरा एक चार्ट लॉन्च किया है। उस डेटा के अंदर मोतीलाल ओसवाल ने यह बताया कि कितनी पॉसिबिलिटी है अगर आप 5 साल तक 7 साल तक 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है लॉस होने का, कितना आपको निगेटिव रिटर्न मिल सकता है, कितना आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने एक पूरा का पूरा डेटा लॉन्च किया है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर आप 5 साल तक एसआईपी करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर तो जो मिनिमम रिटर्न मिला है वो लगभग 8.4% का निगेटिव रिटर्न मिला है। मिनिमम की बात कर रहा हूं। जो एवरेज रिटर्न मिला है वो लगभग 16% का मिला है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न मिला है वो लगभग 34% का मिला है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 18% का मिनिमम रिटर्न मिला है 5 साल के अंदर में। अगर आप 5 साल के एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम रिटर्न इतना मिल सकता है एंड जो आपको एवरेज रिटर्न मिला है वो लगभग 14% का है एंड जो मैक्सिमम मिला है वो लगभग 36% का है। वहीं अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की तो देखिए मिड कैप के अंदर 2.2% की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इतने लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 12% की प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की 5 साल के अंदर में। इसीलिए स्मॉल कैप में लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मिड कैप की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। वहीं अगर आप 7 साल तक एसआईपी करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में तो जो आपको मिनिमम रिटर्न मिलेगा वो 0.4% का मिलेगा। मतलब अब आपको निगेटिव रिटर्न नहीं मिलने वाला है 7 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं आपको जो एवरेज रिटर्न मिलेगा वो लगभग 15% का एंड मैक्सिमम 27% का। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0% हो चुका है। वहीं स्मॉल कैप के अंदर अभी भी 5.8% का प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है अगर आप 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 में जो मिनिमम रिटर्न मिलेगा वो 4.6% का मिलेगा। मतलब इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। एवरेज रिटर्न लगभग 16% का एंड मैक्सिमम लगभग 22% का। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0% हो चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी लगभग 0.8% है। मतलब कि अगर आप 7 साल तक और 10 साल तक मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0% हो जाता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का डेटा देखने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में यस नरेन ने क्यों ये बात बोली थी कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल से कम है ना तो आपका लॉस ही होने वाला है। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका लॉस हो, क्योंकि 5 साल से कम टाइम के पीरियड में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा नहीं बनता है। उल्टा हो सकता है आपका लॉस ही हो जाए। तो कम से कम आपको 5 साल 7 साल 10 साल के लिए तो पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अगर इससे कम का टाइम हॉरिजन है तो आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं बनाए। इसीलिए यस नरेन ने बात बोली थी कि आपको अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में क्या करना है, एसआईपी करना है, लमसम करना है मिड कैप के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अभी के टाइम में लमसम करे कि एसआईपी करे। अब देखिए मेरे हिसाब से अभी के टाइम में आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में एवरेजिंग काम करता है। आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर
महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट डाले जा रहे हैं, तो वहां पे एवरेजिंग काम करता है। बट वहीं पे अगर आप लमसम करते हैं ना, तो लमसम करने के लिए सही टाइम का वेट करना होता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि मिड कैप यहां से ऊपर ही जाएगा, हो सकता है और नीचे गिर जाए, क्योंकि मिड कैप का जो अभी भी वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज्यादा है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। इतना गिरने के बाद भी अभी भी ओवर वैल्यूड है, लगभग 34 का पीए, तो ओवर वैल्यूएशन अभी भी है मिड कैप के अंदर। तो मैं यहां पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप लमसम करिए मिड कैप के अंदर, मैं यहां पे जरूर बोलूंगा कि अभी के टाइम में एसआईपी करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि एसआईपी आप लंबे टाइम के लिए करते हैं और एसआईपी आप हर महीने करते हैं। लमसम आप हर महीने नहीं करेंगे, आपके पास उतना पैसा होगा ही नहीं लमसम करने के लिए, तो लमसम आप हर महीने नहीं करते हैं। लमसम आप एक बार करते हैं, अच्छे टाइम में करते हैं, जहां पे आपका पैसा उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट कर जाए। अगर आप लमसम गलत टाइम में कर देंगे तो हो सकता है आपका लमसम का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए लॉस होने के बाद। तो एसआईपी करने का अभी के टाइम में बेस्ट टाइम है। अब सवाल निकल के आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, मैं 3 म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर में आप अभी के टाइम में एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से, आपका कुछ और रिसर्च हो सकता है, तो अपने रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल अपना पर्सपेक्टिव यहां पे रख रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरे गोल के हिसाब से, मेरे रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड मैच कर रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कौन कौन से मिड कैप के म्यूचुअल फंड है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड को बताने वाला हूं जिनको कम से कम 10 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, मतलब जो कम से कम 10 साल स्टॉक मार्केट में बिता चुके हैं। मैं केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पर जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, कॉन्स्टेंट आपको पिछले 10 साल से 12 साल से बहुत ही अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर मैंने क्यों कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को चूज किया है। तो अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो पिछले 12 साल के अंदर में आपको 20% का रिटर्न दिया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है। आप इस ग्राफ के अंदर साफ साफ देख सकते हैं कि इसने निफ्टी मिड कैप 150 को आसानी से बीट कर दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। अगर हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डालेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिड कैप कंपनी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करने वाला है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है दीज कंपनीज आर आइदर एट देयर नेसेंट और डेवलपिंग स्टेज एंड आर अंडर रिसर्च। मतलब कि ऐसे कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डालेगा जो अभी के टाइम में या तो छोटी हैं या तो डेवलपिंग फेज में। एंड यहां पे आखिरी पॉइंट है, ऑल थ्रू रिलेटिवली वोलेटाइल इन द शॉर्ट रन, मिड कैप कंपनीज हैव द पोटेंशियल टू डिलीवर हायर ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर में मिड कैप कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती हैं, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी होती हैं। अगर हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए, आईटी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा, लगभग 14% वेटेज है आईटी के अंदर। ऑटो कंपोनेंट्स में लगभग 10% का वेटेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर भी लगभग 10% का वेटेज है। मतलब कि 3 जो सेक्टर है ना, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, इसकी कंपनी सबसे ज्यादा होने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मिड कैप के अंदर 67% आपके पैसे को डाला जाएगा, स्मॉल कैप के अंदर लगभग 17%, लार्ज कैप के अंदर 11% एंड अदर्स के अंदर लगभग 4% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो मिड कैप के अंदर ज्यादा यहाँ पे वेटेज है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। स्मॉल कैप में भी ज्यादा वेटेज है लार्ज कैप के मुकाबले। अगर हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जब से फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2013 से लेकर अभी तक लगभग 20% का आपको रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 23% का रिटर्न है। 6 महीने में ऑब्वियस सी बात है लॉस किए हैं सारे म्यूचुअल फंड, इसने भी लगभग 12.5% का लॉस किया है। अगर आप 10,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 93,921 रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 28,000 रुपए हो जाती। वहीं अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई में डाले होते, जो इसका इंडेक्स है, उसमें केवल 76,870 रुपए होता, बट इसमें लगभग 93,921 रुपए होता। और निफ्टी मिड कैप 150 ने 2013 से लेकर अभी तक लगभग 18% का रिटर्न दिया है, इसने लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। एंड आखिरी में अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो अभी के टाइम में 47% का है। वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है, रेगुलर प्लान में 1.44% का है। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर अतुल भोले। इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हैं। इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है अभी के टाइम में इंडियन इक्विटी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो AUM है वो लगभग 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP स्टार्ट करना जो बहुत ही पुराना हो, तो आप देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को। इसने पिछले 12 साल के अंदर में लगभग आपको 20% का CAGR दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क को बुरी तरह से बीट कर दिया है। तो बेंचमार्क को भी बीट किया है और अच्छा
खासा आपको कांस्टेंट रिटर्न भी दिया है। इसका रोलिंग रिटर्न भी बहुत ही जबरदस्त है पिछले 10 साल का। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके फंड मैनेजर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को चूज करिएगा। हमारे लिस्ट के अंदर दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर भी SIP किया है, लमसम किया है। एक बार देख लेते हैं क्या अभी के टाइम में HDFC मिड कैप अच्छा है आपके लिए SIP करने के लिए। तो अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की, तो 2013 से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको 21% का रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क ने आपको 19% का दिया है। एंड अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो इसने लगभग आपको 13.5% का रिटर्न दिया है। आप केवल 10,000 रुपए इस फंड के अंदर लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू 1,03,891 रुपए हो जाती। वही बेंचमार्क के अंदर केवल 82,000 रुपए होती एंड निफ्टी 50 के अंदर 45,000 रुपए होती। सोचिए 1 लाख रुपए हो जाती केवल 10,000 की वैल्यू। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल या 3 साल से ज्यादा है तभी आपको इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मिनिमम SIP आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, इसके अंदर वेरी हाई रिस्क होने वाला है, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है। अगर हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो सबसे ऊपर इंडियन होटल्स कंपनी दिखेगी जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद एक कोफोर्ज लिमिटेड जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। फिर मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है। फिर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी मिड कैप की, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात किया जाए, 2 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है मिस्टर चिराग सेतालवाद एंड दूसरे का नाम है मिस्टर ध्रुव मुच्छल। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो अगर आप एक ऐसे मिड कैप की तलाश कर रहे हैं जो लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। इसने पिछले 12 साल के अंदर में आपको 21% से ज्यादा CAGR दिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप केवल 10,000 रुपए 12 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। मतलब कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। तो लंबे टाइम तक अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो लंबे टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। फिर से बोल रहा हूं, ये रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। एंड जो हमारे लिस्ट के अंदर आखिरी म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखिए बहुत ही ये ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है। अभी के टाइम में इसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिला है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, बट देखिए उससे लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर आप एक SIP के इन्वेस्टर हैं। मोतीलाल ओसवाल पिछले कुछ साल से, पिछले 10 साल से 12 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 10 साल के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 21% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर में 10% की गिरावट है एंड पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 2.5% ही नीचे गिरा हुआ है। 3 साल के अंदर में 29% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 28% का है एंड पिछले 11 साल के अंदर में लगभग 23% का आपको इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है मिड कैप के अंदर। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.65% का है, वहीं कैटेगरी का 1.29% का है। शार्प रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 0.82 का है, वहीं कैटेगरी का केवल 0.15 का है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। SIP आप कर सकते हैं, लमसम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, तो इक्विटी के अंदर 78% अभी के टाइम में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज है, लगभग 24% का वेटेज है कैश के अंदर। दिसंबर महीने की अगर बात करूं, दिसंबर महीने में केवल 9% का वेटेज था कैश के अंदर में। अभी के टाइम में कैश के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया गया है, 24% का कर दिया गया है। इसका मतलब फंड मैनेजर को अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में मिड कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड वहीं पे अगर इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स के बारे में बात करें, तो अदर्स के अंदर 26% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे IT सर्विस है जिसमें लगभग 24% पैसा डाला जाएगा। उसके बाद होम इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रीसियस मेटल्स हो गया, केबल्स हो गया, इसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि अदर्स के अंदर ज्यादा वेटेज है। दिसंबर महीने की बात करें तो IT सर्विस में ज्यादा वेटेज था, 23% का वेटेज था। अभी के टाइम में IT सर्विस में लगभग 24% का वेटेज है, बट अदर्स के अंदर और ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया गया है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 5 होल्डिंग के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिख जाएगा जिसका लगभग 9.5% का, लगभग 10% का वेटेज है। कोफोर्ज लिमिटेड जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया जिसका लगभग 7% का वेटेज है। अभी के टाइम में कल्याण ज्वेलर्स से वेटेज घटाया गया है और परसिस्टेंट सिस्टम में वेटेज बढ़ाया गया है। वहीं अगर बात करें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की, चौथे नंबर पे, एंड आखिरी में ट्रेंट लिमिटेड जो कि 5वें नंबर पे, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। एंड आखिरी में इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, 3 फंड मैनेजर हैं। निकेत शाह, दूसरे नंबर पे अजय
विवेक खांडेलवाल जिनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, एंड तीसरे नंबर पे है राकेश सेट्टी जिनको लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है। इन तीनों फंड मैनेजर के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ये तीनों एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन फंड मैनेजर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं इस पूरे वीडियो का। अब देखिए, शुरू में हमने बात किया था यस नरेन के बारे में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए, वो मिथ मैंने दूर किया था। वो किसके लिए स्टेटमेंट दिया गया था? वो उनके लिए दिया गया था जो केवल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए यस नरेन ने बात बोली थी कि आपको अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका ज्यादा पैसा नहीं बनने वाला है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही रहने वाला है कुछ टाइम तक, और ऐसे ही मार्केट रहेगा तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पैसा आपका बन सकता है? तो आपको क्विट कर देना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 1 साल का, 2 साल का है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। उसके बाद हमने बात किया टॉप 3 मिड कैप के बारे में। हमारी लिस्ट के अंदर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी था, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड था, एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप था। इन तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और गोल जरूर चेक कर लीजिएगा। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड थे। अब देखिए, सबका रिसर्च करने का तरीका अलग होता है, आपका कुछ और हो सकता है, आप किसी और बेसिस पे म्यूचुअल फंड को चूज करते होंगे, तो अपने रिसर्च के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। किसी की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।